प्यारे बच्चों, अभिभावक और टीचरगण, एसवी लॉर्ड कृष्णा ग्रुप में सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 का मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह सॉल्यूशन आपके पास आने में थोड़ा सा विलंब हुआ है और ये विलंब का कारण है थोड़ा सा टेक्निकल का प्रॉब्लम हो गया है। टेक्निकल प्रॉब्लम होने के वजह से सॉल्यूशन थोड़ा सा लेट हो गया है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मेंस का जो क्वेश्चन था क्लास 6 का है, क्या उसका सॉल्यूशन है। हम बारी बारी से करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, पृथ्वी पर भोजन का मुख्य और मूल स्रोत किसे माना जाता है? तो पृथ्वी पर जो है मनुष्य, पशु, पौधे और सूर्य। तो पौधे को थोड़ा सा फास्ट हम लोग करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, फास्ट सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, पौधे को पौधे को टिक लगाएंगे। सेकंड है, इनमें से कौन सा क्रम एक सही खाद्य श्रृंखला को यानी फूड चेन को दर्शाता है? फूड चेन को, ठीक है। तो पहला है शेर हिरन घास, है ना। दूसरा क्या है, घास हिरन शेर। तो ये हमें सही नजर आ रहा है, घास है ना। इस घास को हिरन खाएगा और हिरन का शेर खाता है ना। तो ये सही फूड चेन में आपका बी ऑप्शन सही है। शहद को किस श्रेणी के खाद्य पदार्थ में रखा जाता है? खनिज में है, वनस्पति में, पशु उत्पादन है या फिर कृत्रिम उत्पाद? तो ये पशु उत्पाद है। क्या है? पशु उत्पाद है। किसी जीव को सर्वाहारी कहने का वैज्ञानिक आधार क्या है? स्वाद है या फिर सुविधा है, अनुकूलन है या फिर विधि विविध आहार प्रणाली है? सर्वाहारी उसको बोला गया है जो मांसाहारी भी और शाकाहारी दोनों का सेवन करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। तो विविध मतलब विभिन्न टाइप का है ना, आहार प्रणाली उसका है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन परोक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से भी बहुत इनडायरेक्ट रूप से, 1 सेकेंड। चलिए, हाँ, कुछ आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परोक्ष रूप से भी पौधे पर निर्भर नहीं है, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से भी पौधा पर निर्भर नहीं है? कौन? शेर, मनुष्य, गाय। तो शेर, मनुष्य, गाय है जो कि इनडायरेक्ट रूप से रहता ही है। तो यहाँ पर पत्थर एक ऑप्शन आया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। खाद्य श्रृंखला के सबसे पहले स्तर पे कौन आता है ना? उपभोक्ता, परभक्षी, उत्पादक, अपघटक। तो उत्पादक सबसे पहले कौन आएगा? उत्पादक। उत्पाद करेंगे तभी उसको क्या करेंगे? उपभोग करेंगे हम लोग। शरीर को तुरंत ऊर्जा इंस्टेंट एनर्जी देने वाला पोषक तत्व कौन है? तुरंत एनर्जी देता है कौन देता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? तो आलू में, है ना। और बहुत सारा चीज है। चलिए, शरीर की टूटी फूटी यानी टूट फूट हो गया है ना कि मरम्मत और विकास में कौन सहायक देता है? शरीर की टूट फूट की मरम्मत और विकास में कौन सहायक होता है? वसा, प्रोटीन, जल, विटामिन। तो प्रोटीन, है ना, इसलिए बोला गया कि प्रोटीन खाया करो। क्या होता है जो हमारे सेल्स टूट फूट जाते हैं ना, उसका मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी स्कर्वी किसके कारण होता है? तो विटामिन ए है, बी है, सी है और डी है। तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी, है ना, विटामिन सी के कारण। याद रखिएगा, विटामिन सी के कारण। विटामिन सी के कारण आपको कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, थोड़ा फास्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है, कम टाइम में करना होगा। संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट का वास्तविक अर्थ क्या है? अधिक भोजन? नहीं। स्वादिष्ट भोजन? ये भी नहीं। सभी आवश्यक पोषक तत्व? ये बिल्कुल सही है ना। सभी आवश्यक पोषक तत्व हमको मिल जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे। अगला सवाल, शरीर में आयरन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाती है? आयरन की कमी है तो क्या हो जाएगा? एनीमिया, जिसको हम लोग बोलते हैं खून की कमी, है ना, एनीमिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इनमें से कौन सा रेशा प्राकृतिक नहीं है? नेचुरल फाइबर कौन नहीं है? कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन। तो नायलॉन जो है ये नेचुरल फाइबर नहीं है। जूट के रेशे
पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? जड़ से, पत्ती से, तना से, फूल से, किससे प्राप्त किया जाता है? जूट का जो रेशा है वो तना से, किससे? तना से प्राप्त किया जाता है। कपास के रेशे पौधे के किस हिस्से से निकाले जाते हैं? ध्यान से रखना, जूट और कपास में अंतर है, याद रखना है ना। तो जूट का तना से और कपास का बीज या फल से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आइए अगला सवाल। रेशम प्राप्त करने के लिए किस कीट का पालन किया जाता है? मधुमक्खी का, रेशम कीट का, टिड्डा का या मक्खी का? तो रेशम कीट, है ना। रेशम कीट का हम लोग पालन करेंगे तो हम लोग को रेशम प्राप्त होगा। बात समझ में आई? अगला, वर्तमान समय में संश्लेषित है ना, यानी कि सिंथेटिक रेशों को अधिक लोकप्रिय होने का क्या कारण है? सिंथेटिक रेशा जो है वो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। क्या कारण है कि लोकप्रिय है भाई? तो ऑप्शन आपके पास है, सस्ता होना, मजबूती, टिकाऊपन, उपयुक्त सभी। ये सस्ता भी होता है, मजबूत भी होता है और टिकाऊ भी होता है, इसलिए क्या टिक लगाएंगे? सभी को टिक लगा देंगे ना। घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है ना? कौन सी विधि सबसे अच्छी है भाई? एक सेकंड थोड़ा सा। हाँ, चलिए ठीक। कौन सा है? घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को अलग करने की सबसे अच्छी विधि कौन सा है? ओसाना, है ना, या फिर निस्यंदन, या फिर मंथन, या फिर चुंबकीय पृथक्करण? तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा फिल्ट्रेशन, है ना, निस्यंदन। अगला सवाल। पानी में घुले हुए नमक को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? खानन द्वारा, बाष्पीकरण द्वारा, निस्तारण द्वारा या अवसान द्वारा? ठीक है, बताइए। पानी में घुले हुए नमक को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो बाष्पीकरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। किसी तरल में भारी कण के नीचे बैठने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? निस्पंदन, अवसादन, है ना, या फिर वाष्पीकरण या अवसाना? बताओ। ये हो जाएगा अवसादन। अवसादन, है ना। पौधे में जड़ का मुख्य कार्य क्या है? कोई भी पौधा, उसका जड़ का मेन काम क्या है? भोजन बनाना, जल का अवशोषण करना, श्वसन, बीज बनाना। क्या काम है? तो जल का अवशोषण करना। जो हम उसमें जल देते हैं उसको क्या करेगा? अवशोषित करेगा। पत्तियां किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती है? तो श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही भोजन तैयार किया जाता है। पौधे में तने का क्या कार्य है? जल का संवहन, भोजन का संवहन, सहारा देना, उपयुक्त सभी। पौधे में जो तना है वो क्या काम करता है जी? तो जल का संवहन, भोजन का संवहन, सहारा देना, उपयुक्त सभी। ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से आप लोग आंसर मिलाते चलेंगे। मैथमेटिक्स भी इसमें है तो उसमें टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, इसमें हम थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए, पौधे में तने का क्या कार्य है तो हम लोग देख ही लिए हैं। अब है, पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छिद्र जो होते हैं का स्थान कहाँ होता है? वो कहाँ होता है? जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में? तो पत्ती ही है, पत्ती में ही तो हमको छिद्र पाया जाएगा, है ना। शरीर की गति के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? क्या होना चाहिए भाई ताकि मूवमेंट हो जाए? हड्डियां, मांसपेशियां, जोड़, उपरोक्त तो सब होना चाहिए। हड्डी भी हो, मांसपेशियां भी हो और ज्वाइंट भी हो, तभी ना मूवमेंट करेगा, है ना। वह स्थान जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियां मिलती है क्या कहलाता है? बताओ। दो या दो से अधिक हड्डी मिलेगा, मांसपेशी कहलाएगा नहीं, तंत्रिका कहलाएगा नहीं, संधि या जोड़, ज्वाइंट कहलाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल, मानव शरीर में बॉल और सॉकेट जोड़ कहाँ जाता है ना, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉल और सॉकेट क्या बोलते हैं? कंदुक या फिर खलील का? कहाँ पाया जाता है जी? कोहनी में, घुटना में, कंधा में, कलाई में? तो ये कंधा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कंधा में। बॉल और सॉकेट कहाँ पाया जाता है? कंधा में। चलिए, अगला सवाल। अगला सवाल जल्दी जल्दी हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग को मैथमेटिक्स भी देखना है। आ जाइए। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ती है? हिंड जोड़ के कारण, अचल जोड़ के कारण, मांसपेशियों के कारण या हड्डियों के कारण? तो हिंड एक जोड़ है ना, इस जोड़ के वजह से हमारा जो कोहनी है वो पीछे की ओर नहीं मुड़ता।
सजीवों में ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है? केवल वृद्धि के लिए, केवल गति के लिए, जीवन प्रक्रिया के लिए, है ना, या फिर केवल श्वसन के लिए? सजीवों में ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है? तो जीवन प्रक्रियाओं के लिए, है ना। ऑप्शन सी। इनमें से कौन निर्जीव होते हुए भी गति प्रदर्शित करता है? ध्यान से रखना, निर्जीव है लेकिन गति उसमें है। पत्थर में नहीं, नदी, हाँ नदी में है। नदी क्या होता है? बह रही, यानी गति उसमें है। कुर्सी किताब में तो कोई गति नहीं है। पौधे में गति को स्पष्ट रूप से देख पाना कठिन क्यों है? वे निर्जीव है, वे स्थिर है, गति बहुत धीमी होती है, ऊर्जा की कमी है। गति होता है इसमें लेकिन बहुत धीमा होता है। कोई भी छोटा सा देखते हो पौधा है, उसमें हम लोग पानी वगैरह देंगे, धीरे धीरे क्या होगा, वो बढ़ेगा, लेकिन इतना कम होता है कि हम लोग को एग्जैक्ट पता जल्दी नहीं चलता है ना। तो उसका क्या है, प्रोग्रेस धीरे धीरे होता है। चाल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, है ना। यहाँ दूरी गुना समय लिखा है, यहाँ दूरी डिवाइड बाई समय, तो यही बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चाल का तो फार्मूला सभी को मालूम होगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, है ना। दूरी को समय से भागा पड़ता है। अगला सवाल क्या हो गया? हाँ ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली यानी एसआई यूनिट, है ना, में दूरी का मात्रक क्या है? दूरी को एसआई में किस चीज में व्यक्त करते हैं बताइए? सेकंड में, मीटर में, किलोमीटर में, लीटर में, है ना। तो किस चीज में? मीटर में। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हो तो उसे क्या कहते हैं? तो समान समय में समान दूरी तय करेगा तो असमान गति नहीं, एक समान गति इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक समान गति। इनमें से कौन सा गति का उदाहरण नहीं है? चलती कार है, उड़ता पक्षी है, स्थिर खड़ा पेड़। हाँ, यही नहीं है, यही नहीं है। प्रकाश की किरणें हमेशा किस दिशा में गमन करती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा में? नहीं, सीधी रेखा में। हाँ बिल्कुल सही, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में। अगला सवाल, चलिए। छाया बनाने के लिए इनमें से किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? यानी छाया बनना, है ना, शैडो होना चाहिए, प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, बिल्कुल सही। अपारदर्शी वस्तु भी होना चाहिए, पर्दा भी होना चाहिए, उपयुक्त सभी। ये सभी कुछ रहेगा तभी आपको क्या बनेगा? छाया बन जाएगा। वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से, यानी आंशिक रूप का मतलब थोड़ा थोड़ा तो गुजर सकता है, कहलाता है, क्या कहलाएगा? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, चमकदार। बताओ, आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा, है ना, टोटल नहीं, थोड़ा थोड़ा होगा तो क्या कहलाएगा? पारदर्शी कहलाएगा, परभासी कहलाएगा, क्या कहलाएगा? जल्दी बताएंगे आप लोग। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से नहीं गुजरती क्या कहलाता है? पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी नहीं, परभासी इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परभासी बोलेंगे। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? टर्मिनल मतलब सेल, सिरे, है ना, कितना सिरा होता है? विद्युत सेल है तो दो सेल होगा, है ना, दो टर्मिनल होगा। टर्मिनल कहने का मतलब हो गया कि एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, है ना, जिसको आप लोग प्लस माइनस कहते हैं। बल्ब के भीतर का वह पतला तार जो प्रकाश देता है क्या कहलाता है? तंतु कहलाता है, फिलामेंट। वह युक्ति जो परिपथ को तोड़ने या जोड़ने के काम आती है? सेल, तार, स्विच। स्विच, स्विच जो है क्या करता है? तोड़ने या जोड़ने, माने स्विच क्या होता है? हम एक बार उसको ऑन करते हैं, एक बार ऑफ करते हैं ना। ऑन करते हैं तो जुड़ जाता है, ऑफ करते हैं तो हट जाता है ना। तो ये स्विच का काम है। किसका काम है? स्विच का। आइए अब अगला सवाल। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अचुंबकीय, चुंबकीय, विद्युत चालक या पारदर्शी? चुंबकीय कहते हैं, सिंपल सी है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में रुकता है? तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में है ना। एक चुंबक है तो इसका दो ध्रुव होता है। मान के चलो ये पेन जो हम लिख रहे हैं ये चुंबक है तो ये नॉर्थ, ये साउथ हो सकता है ना। इसको स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे ना तो नॉर्थ साउथ दिशा में ही जाकर ये रुक जाएगा। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, याद रखना है। जल दिवस 22 मार्च। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? कारखाने, हरे पौधे, वर्षा, मिट्टी। तो हरा पौधा, पौधा के कारण ही ऑक्सीजन हो रहा है ना। चलिए, थोड़ा फास्ट हम लोग चल जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। क्या होता है भाई? जलवाष्प का ठंडा होकर द्रव में बदलना क्या कहलाता है बताइए?
जल वाष्प का ठंडा होकर द्रव में बदलना, वाष्पीकरण, संघनन, जमना या पिघलना, क्या कहलाता है? संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। चलिए, अगला सवाल। अत्यधिक वर्षा के कारण आने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? वर्षा बहुत ज्यादा हो गया तो सूखा नहीं, भूकंप नहीं, बाढ़। हाँ, बाढ़ बोलते हैं, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा पानी आ गया, बाढ़ हो गया। पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत क्या कहलाती है? जलमंडल। यहाँ वायु की परत बोल रहा है तो जलमंडल थोड़ी होगा, स्थलमंडल, वायुमंडल होगा। क्या होगा? वायुमंडल। ऑप्शन सी। वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन, बिल्कुल याद रखिए। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्प में बदल रहा है तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बातें समझ में आ रही है आपको? थोड़ा सा फास्ट आप लोग चलेंगे और जल्दी जल्दी मिलाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, चलिए। चलिए, पर्वतारोही ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने साथ कौन सी गैस का सिलेंडर ले जाते हैं? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन। पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ेगा, बहुत ऊंचा चढ़ेगा, है ना, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है तो वो व्याकुल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन लेके चढ़ेगा वो, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर रखेगा। कचरा संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले नीले रंग के कूड़ेदान में किस प्रकार का कचरा डाला जाता है? ना, किस रंग का जी? तो नीले रंग का। तो नीले रंग में जो डाला जाता है रसोई का कचरा। अच्छा, अगला क्या है? पुनः चक्रण योग्य वस्तुएं, यही पुनः चक्रण योग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। लाल केचुओं की सहायता से खाद बनाने की विधि को क्या कहा जाता है? अच्छा, केचुआ से हम लोग खाद बनाते हैं, सब जानते हैं, लेकिन कैसा केचुआ? लाल केचुआ। कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं इसको। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। चलिए, बातें समझ में आ रही होगी, जल्दी जल्दी आप लोग मिलाएंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, है ना, ऑक्सीजन क्या करते हैं? मुक्त कर देते हैं ना वायुमंडल में। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, सुचालक का मतलब कंडक्टर, है ना, कौन सा है? लकड़ी नहीं। सुचालक उसको बोलते हैं जिससे करंट पास कर जाए, तो लकड़ी से नहीं होगा, रबर से भी नहीं, तांबा से हो जाएगा। चुंबक के समान ध्रुव, जैसे समान ध्रुव का मतलब नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, इसको बोलते हैं समान ध्रुव, है ना। सवाल कर रहा है कि चुंबक के समान ध्रुव के बीच क्या प्रक्रिया होती है? समान ध्रुव रहेगा ना तो आकर्षण नहीं, विकर्षण। हाँ, विकर्षण होगा। एक नॉर्थ दूसरा साउथ रहता ना, तब आकर्षण हो जाता, ठीक है, यानी दोस्ती हो जाएगा, ऐसा समझिएगा। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? समुद्री जल से, है ना, नमक प्राप्त करना है तो निस्पंदन करेंगे, बाष्पीकरण करेंगे, बिल्कुल बाष्पीकरण करिएगा तो समुद्र के पानी से नमक प्राप्त हो जाएगा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ संपन्न होती है? बताइए, जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में? जल्दी बताएंगे आप लोग। पौधों में वाष्पोत्सर्जन, है ना, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ पे होती है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ पे संपन्न होती है? जड़ के पास, तना के पास, पत्ती के पास, फूल के पास। तो पत्तियों के पास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। किसी दंड चुंबक की चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक कहाँ पे होती है? मध्य में नहीं, दोनों ध्रुवों पर, बिल्कुल सही। यानी इंड पॉइंट पे, इंड पॉइंट पे ही वो ज्यादा होता है ना, यानी ध्रुव उसको बोलते हैं। जलीय जीव जैसे मछलियां पानी में किस अंग की सहायता से श्वसन करती है? फेफड़ा से, त्वचा से? नहीं, गलफड़, यानी इसको हम लोग गिल बोलते हैं, गिल्स से करता है। किससे करेगा वो? गिल से करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पारदर्शी है? पारदर्शी, पत्थर, लकड़ी, स्वच्छ कांच। तो पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट, तो स्वच्छ कांच जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है। सजीवों को जीवित रहने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी जैविक क्रिया अनिवार्य है?
उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन, संचलन, है ना। तो जीवित रहना है ना जी, तो श्वसन बहुत जरूरी है। एक विद्युतीय परिपथ में स्विच का प्राथमिक कार्य क्या होता है? वोल्टेज बढ़ाना, विद्युत धारा को रोकना, परिपथ को पूर्ण या भंग करना। तो यही काम है मेन, परिपथ को यानी सर्किट को पूरा कर दो या भंग कर दो, है ना, ऑफ कर दो या ऑन कर दो, इसी यही काम है किसका? स्विच का। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, आहार में आयोडीन की लंबे समय तक कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन आयोडीन का कमी हो जाएगा तो आपको घेंघा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घेंघा रोग। औषधि के रूप में प्रयुक्त मुलहठी, है ना, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये जड़ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जड़ से। बिहार का आधिकारिक राजकीय पक्षी कौन सा है? अच्छा, यानी बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया, याद रखिएगा क्या है? गौरैया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है? ये पूर्वी चंपारण, गया, पश्चिमी, तो पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। प्राचीन काल में लिच्छवी गणतंत्र का केंद्र था, है ना, ये बिहार में कहाँ था? वैशाली, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन में वैशाली। नालंदा, पावापुरी, मुंगेर नहीं, ठीक है। वैशाली में ही क्या था? गणतंत्र था, है ना, लिच्छवी गणतंत्र। अपनी विनाशकारी बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, बागमती। तो बिहार का शोक यही है, कोसी। कोसी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। कवक यानी फंगी, जैसे जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? स्वपोषण से, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से, परभक्षी से, या केवल वायु से। तो सड़े गले पदार्थ है या मृत है ना, उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसी से अपना ये भोजन लेता है, ठीक है। खगोलीय पिंडों के बीच की अत्यधिक दूरी को मापने की इकाई क्या है? समुद्री मील नहीं, समुद्री मील समुद्र के दूरी को। प्रकाश वर्ष, हाँ, खगोलीय पिंड की दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। कैल्शियम के अवशोषण और हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन डी है ना, हड्डी को मजबूत करेगा और कैल्शियम को अवशोषित करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। चलिए, किसी भी चुंबक में ध्रुवों की कुल संख्या कितनी होती है? तो चुंबक में दो ध्रुव। कितना ध्रुव? दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक और प्रवृत्ति परिवर्तन है? रिवर्सेबल, ठीक है। बताओ, फल का पकना, मोम का पिघलना, लोहे में जंग लगना, या भोजन का पचना, ठीक है। भौतिक भी है और क्या बोल रहा है? प्रवृत्ति भी है। तो मोम का पिघलना जो है ना, ये भौतिक परिवर्तन और प्रवृत्ति दोनों कहलाता है, ठीक है। एक प्राथमिक विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार करता है? एक प्राथमिक विद्युत सेल कौन सा सेल है जी? विद्युत सेल है, ठीक है। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा नहीं। हाँ, विद्युत सेल है ना, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। कोई भी सेल है, दैट मीन्स बैटरी है, तो उसके अंदर केमिकल होता है यानी कि रासायनिक ऊर्जा होता है, उसको वो क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? अच्छा, यानी महाबोधि मंदिर जो है ना, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ये बिहार के किस स्थान पे है? आपको ये बताना है। पटना, बोधगया, राजगीर, नालंदा। तो बोधगया जो है, यहीं पर ही ये मंदिर है ना, महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोधगया में है। बिहार का राजकीय पुष्प यानी फूल किसे घोषित किया गया है? गेंदे को किया गया है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, गेंदा को ही क्या किया गया है? राजकीय फूल। अगला सवाल, क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पे। गया नहीं, पश्चिमी चंपारण, बिल्कुल सही। पश्चिमी चंपारण, जहाँ वाल्मीकि रिजर्व टाइगर वाला जो है ना अभयारण्य, वहीं उसी जिला को सबसे बड़ा जिला है ना, क्षेत्रफल के आधार पर। बिहार की प्रमुख व्यवसायिक या नकदी फसल कौन सा है? व्यवसायिक या नकदी फसल, मक्का, जूट, गन्ना। गन्ना, गन्ना क्या है? नकदी फसल में, ठीक है। बिहार का भागलपुर शहर मुख्य रूप से किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर जूट के लिए नहीं, सिल्क के लिए, बिल्कुल सही। सिल्क सिटी ऐसे भी बोला गया है उसको, ठीक है। रेशम उत्पादन होता है। बिहार में स्थित इकलौता तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी कहाँ है?
तेल शोधक लखीसराय नहीं, बरौनी बिल्कुल सही। ऑप्शन बी में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। मशरूम, कुकुरमुत्ता इसको बोला गया नहीं। पोषक के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाता है? स्वपोषी, मृतजीवी, कीटभक्षी, सहजीवी। मशरूम को जल्दी से बता दो। मशरूम को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, ठीक है। किस चीज में उसको रखा गया है? मशरूम पोषक के आधार पर किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो मृतजीवी है। क्या है ये? मृतजीवी। अगला सवाल। एक पूर्ण फूल में मनुष्य, सॉरी, एक पूर्ण फूल में मुख्य प्रजनन अंग कौन से होते हैं? अच्छा, प्रजनन अंग पूछ रहा है फूल में, बताओ। बाह्यदल या फिर दलपुंज या पुंकेसर, पुंकेसर और फिर स्त्री केसर। तो यही होता है ऑप्शन बी। फूल में मुख्य प्रजनन अंग जो होता है पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है, ऑप्शन बी। समतल दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश की जो किरणें हैं वापस लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समतल दर्पण है, ये मान के चलो समतल दर्पण है। किरण आया और फिर किरण गया, तो जाने वाले को पूछ रहा है ना, लौटने वाले को। अपवर्तन नहीं, परावर्तन बिल्कुल सही, परावर्तन ऑप्शन बी। ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? ध्यान से, किसकी गति? ध्वनि की गति कारण है कि साउंड का स्पीड, ठीक है। हवा में, पानी में, स्टील ठोस में या निर्वात में? तो स्टील में सबसे ज्यादा होगा, या ठोस में। यही पूछता। प्रकाश की गति तो निर्वात में। वायु प्रदूषण के कारण होने वाला अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल होता है? अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से क्या होता है? साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल। तो यही होता है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल। वयस्क मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो ह्यूमरस नहीं, फीमर। जांग की हड्डी को हम लोग फीमर बोलते हैं, ये सबसे लंबा और मजबूत भी होता है, याद रखना है। सबसे लंबा और मजबूत होता है, ठीक है। आइए अगला सवाल। मानव रक्त का रंग लाल किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है हेमोग्लोबिन। इसी के कारण खून का रंग लाल नजर आता है, याद रखिएगा। अरे भाई ये क्या हो गया? अच्छा, बी ऑप्शन है। विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवा है ना पेंसिलिन की आविष्कारक कौन है? लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? चलिए, कुछ कुछ कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, मानव रंग का मानव रक्त का जो रंग है लाल क्यों होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण। विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवा जो पेंसिलिन है उसका आविष्कारक कौन थे? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वायुमंडल की ओजोन परत सूर्य की किन हानिकारक किरणों को सोख लेती है? बताइए, तो परावैंगनिक किरणों को, है ना। ओजोन परत सूर्य के किन हानिकारक किरणों को सोखती है? तो परावैंगनिक किरणों को, है ना। किस उपकरण का उपयोग दूध में पानी की मिलावट की जांच करने के लिए किया जाता है? हाइड्रोमीटर,
लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से ही हम लोग क्या जांच करते हैं, कितनी पानी उसमें मिलाई गई है ना। चलिए, हमारे सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए, इसलिए गाजर खूब खाइएगा, ठीक है। पालक। मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट में कुल कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में 4 गो कक्ष होते हैं ना। डेंड्रोक्रोनोलॉजी विधि में पेड़ की आयु निर्धारित कैसे किया जाता है, बताइए। पेड़ की लंबाई से, यानी पेड़ की आयु को हम लोग निर्धारण करना है, पेड़ की लंबाई से या छाल की मोटाई से या फिर वार्षिक विलयों की संख्या से? तो विलय की संख्या से, है ना। ऑप्शन क्या होता है? सी। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है ना। इंसुलिन का कमी हो गया तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं, डायबिटीज। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापना है थर्मामीटर से नहीं, इसे तो टेम्परेचर मापा जाता है, बैरोमीटर। बैरोमीटर। लोहे की वस्तु पर लाल भूरे रंग की परत यानी जंग जमना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन या जैविक परिवर्तन? बताइए, कैसा परिवर्तन है? लोहे की वस्तु पे लाल भूरे रंग की परत लग गया है ना, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस हिंदू महीने की पूर्णिमा को शुरू होता है, बताइए। सावन, कार्तिक, माघ, चैत? तो कार्तिक पूर्णिमा, है ना। बिहार विधानसभा यानी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल सदस्यों की संख्या, बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, बताइए। 543 नहीं, 243। यानी बिहार में विधायक लोग का जो चुनाव होगा वो 243 सीट पे होगा, ठीक है। 243 याद रखें। तो इस प्रकार से आप जो है 100 क्वेश्चन बना रखे हैं। अब आपके पास जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे मैथमेटिक्स का आंसर तो बताने से काम नहीं चलेगा, ये तो ऑब्जेक्टिव वाला था तो हम डायरेक्ट विशेष एक्सप्लेनेशन ना किए, ऑब्जेक्टिव बता दिए, ठीक है। लेकिन अब जो है मैथमेटिक्स वाला है तो हम उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देंगे, आप अपने उसको लिख लेंगे या फिर बनाने का विधि समझ लेंगे, ठीक है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन जो है उसको अब बनाते हैं। चलिए, अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। चलिए, हाँ, और कुछ क्वेश्चन में क्या था कि मिस्टेक था, त्रुटि था, कुछ पॉइंट छूट गया या फिर कुछ प्रिंटिंग नहीं हो पाया, टाइपिंग नहीं हो पाया, तो वो यहाँ पर सुधार लेना है आप लोगों को, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स का, यहाँ से मैथमेटिक्स है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से, आप लोगों को सिर्फ लिफाफा हुआ लिखा हुआ मिला हुआ लेकिन 105 लिखा हुआ था, ठीक है। तो 105 लिफाफों का जो मूल्य है 350 रुपया है, ठीक है। तो 100 रुपये में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं, सवाल आपका ये है। तो आप लोग एक एक नियम से क्वेश्चन को बनाते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कैसे बनाएंगे इसका। तो इसका जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, यानी हल करेंगे, है ना। हल, हल कैसे करेंगे भाई? तो लिफाफों की संख्या पूछ रहा है ना, तो 350 रुपया में 105 लिफाफा, है ना। हम लोग यही जानते हैं ना, चूंकि 350 रुपया में 105 लिफाफा मिलता है, इसलिए 1 रुपया में, 1 रुपया में तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए कितने रुपया में पूछा जा रहा? 100 रुपया में। आप लोग एक एक नियम से मैथमेटिक्स बनाते होंगे, है ना। अब इसको कट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 इसको कट कर देना है, और कट होगा, बिल्कुल कट होगा। देखो, मैथमेटिक्स बनाने का तरीका बता देते हैं। यदि काटने नहीं आता है तो इसको छोटा छोटा रूप में तोड़ देना और उसके बाद कट करना। जैसे देखो, ये 5 से कट जाएगा, ऊपर वाला 5 से कट जाएगा, लिख सकते हैं हम ऊपर में ऐसे, और नीचे 7 5 35 लिख सकते हैं। अब देखो छोटा रूप हो गया, हमेशा प्रयास करना कि छोटा से छोटा रूप कर दे, जल्दी हो जाएगा। ये 5 से ये 5 कट गया, 7 3 21 हो जाएगा।
और 10 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 हो जाएगा 30। इसका मतलब हो गया कि 100 रुपया में हम लोग 30, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, है ना, 30 को खरीद पाएंगे। चलिए फटाफट हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, जल्दी जल्दी हम लोग सोल्व कर लें। 30 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 30 से छोटी अभाज्य संख्या, है ना, उसको जोड़ देना। तो अभाज्य संख्या कहते हैं किसको? तो वैसा संख्या जिसका फैक्टर 1 हो, है ना। देखो, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 हो गया, 7 के बाद 11, 13, 17 के बाद 19, 23, 29। ये सारे के सारे क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहते हैं किसको? जिसका गुणनखंड क्या हो? एक हो या फिर वो सुमाय हो, यही पढ़े हो ना। तो ये आपका 30 तक के हो गया। अब इसको बोलता है जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा आप लोग, इसको जोड़ लीजिएगा आप लोग, है ना। तो कितना आ जाएगा? जोड़ के देख लीजिए। 3, 2, 5, 5, 10, 7 कितना हो जाएगा? 17, 18, 18, 21, 21 से 7, 28, 28 से 2, 30 से 7, 37, 37, 40, 40 और 9, 10 का 9 हाथ में 4 हो जाएगा। 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 12, 129। क्या आ जाएगा? 129। 129 कहाँ पे है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे। ऑप्शन सी पे हम लोग क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। सिंपल सा सवाल है। ये 102 हम लोग सॉल्व किए। 103 में अब प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? देखो, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? तो प्राकृत संख्या वो संख्या है ना। एक सेकंड आ जाओ। हाँ, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो जो गिना जा सके। तो प्रथम 20, यानी कहने का मतलब हो गया, देखो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे करते करते तक कहाँ तक जाना है? 20 तक। और सभी को क्या कर देना है? जोड़ देना। तो थोड़ा सा लंबा लग जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है। देखो, मैथमेटिक्स जब पढ़ते हो, कंपटीशन का पढ़ोगे, तो थोड़ा सा फार्मूला और ट्रिक टेक्निक भी आपको माइंड में रखना होगा, ताकि समय का प्रबंध होता है ना, बहुत कम समय मिलता है और जल्दी सोल्व करना होता है। एक फार्मूला याद रखना, n × n+1 और डिवाइड बाई 2। ये हो गया आपका फार्मूला। इस फार्मूला के तहत यदि आप लोग जाते हैं तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो, 20 तक बोला था, तो 20, n की जगह 20। यदि ये बोल देगा कि प्रथम, प्रथम लेकिन बोलेगा तभी ये फार्मूला लगाना, ठीक है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, 100, 200 कुछ भी बोलेगा, है ना, लास्ट जहां बोल दिया वही संख्या हो गया, तो 20 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 20+1 और डिवाइड बाई 2। तो 20 हो गया, 20 एक 21 हो गया और डिवाइड बाई 2 हो गया। यहाँ से काट दो, 10 हो जाएगा। 21 को 10 से गुना कर दो, 210 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 210। तो 210 कहाँ पे है? ऑप्शन बी के पास है। ऑप्शन बी के पास है, ठीक है। चलिए, दोनों सवाल बन गया। अगला सवाल, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। एक माता जो है अपनी बेटी श्रेया और भूमिका को 36 रुपये को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यानी 36 रुपया है उनके पास। चलिए, कितना है उसके पास? 36 रुपया है, लेकिन बोलती है कि हम ऐसा नहीं बांटेंगे, तुम लोग का जो एज है ना उसी के अनुपात में हम बांट देंगे पैसा को। तो आप देखते हैं दोनों का एज देखते हैं। जैसे श्रेया की आयु 15 वर्ष, बहुत अच्छा। एक श्रेया है, इसकी आयु कितनी है? श्रेया की आयु जो है कितना है भाई? तो 15 वर्ष है। अच्छा, और भूमिका, भूमिका की आयु कितनी है? तो 12 वर्ष है। ये आयु दिया गया है। अब बोलता है कितना कितना मिलेगा, ध्यान से देखना। तो आयु का जो अनुपात है, ध्यान से देखना, आयु का अनुपात कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सबसे पहले श्रेया के बारे में है, तो 15 है अनुपात, और उसके बाद भूमिका है 12। ये कटता है तो काटिएगा, 5×3 = 15, 5×3 = 15, है ना, और 3×4 = 12, यानी 5:4 में आ गया है।
इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यही अनुपात में इसको डिवाइड कर देना है। ये टोटल है कितना? तो टोटल 9 है। तो 9 यदि अनुपात है, टोटल की बात कर रहे हैं, तो 9 में 5 किसका होगा? श्रेया का होगा। और 9 में 4 किसका होगा? भूमिका का होगा। आ रहा समझ में? तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? श्रेया का भाग, श्रेया का भाग या श्रेया का हिस्सा, जो भी कहो। तो टोटल कितना है भाई? है ना? टोटल हमें देखेंगे कि टोटल कितना अनुपात है, तो 5 4 9 हो गया है ना। टोटल अनुपात हमारा क्या है? 9 है। टोटल 9 है। 9 में कितना मिलेगा श्रेया को? तो 5 मिलेगा। 5/9 मल्टीप्लाई किसको करना है बंटवारा जी? तो 36 को करना है। ये हो गया श्रेया का भाग। आ जाओ भूमिका का देख लो। भूमिका का भाग 4/9 है ना। 9 में 4 उसको मिलना है। इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 × 4 = 36, यानी 5 × 4 = 20। 9 × 4 = 36, 4 × 4 = 16, यानी श्रेया को 20 मिलेगा, 20 रुपया, और भूमिका को 16 रुपया। तो 20 16 है कहीं पे? 20 16 है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के पास टिक लगा दीजिए। ऑप्शन ए के पास टिक लगा दीजिए। ठीक है, आइए अगला सवाल जो है, एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी है और 102 शिक्षक हैं। कहता है शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान से देखना। अब जो है हम इसी में आपको 105 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर ध्यान से देखना है। क्या पूछ रहा है? शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो सबसे पहले शिक्षकों की संख्या, तो शिक्षक की संख्या ऊपर रखना, याद रखना, शिक्षक, और नीचे क्या रखेंगे? विद्यार्थी। यही ना है? तो शिक्षक हैं कितने? अब आ जाओ यहाँ पे। शिक्षक हैं कितने? तो 102 शिक्षक है। 102 को ऊपर रखेंगे। अच्छा, विद्यार्थी कितना है? 3300 विद्यार्थी है। अब इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। तो कट करने के लिए हम लोग 2 से कट कर सकते हैं। 2 से करते हैं यदि, कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 33 × 100 है ना। 70 × 51, 11 × 33, ये 2 से काट देंगे 50, यानी ऊपर में आ गया 17 और नीचे में हो जाएगा 11 × 5 = 55, यानी 17:550। कहीं पे है शिक्षक 17 और विद्यार्थी 550। हाँ, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बात है इसमें कुछ करना नहीं है, अनुपात पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले पूछा है शिक्षक का, उसके बाद विद्यार्थी का, तो शिक्षक ऊपर रखेंगे और विद्यार्थी की संख्या नीचे रखेंगे, तब अनुपात निकालिएगा। और नहीं तो गलती होगा तो वो भी आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए सोच समझ का आंसर बनाना है। अगला ये, हमीद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की है। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, चाल का अनुपात पूछ रहा है। तो चाल बराबर होता है क्या? तो हम लोग पढ़े हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी दूरी और समय को डिवाइड कर देंगे हम लोग तो चाल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम किसका चाल निकालना चाहेंगे? हामिद का। हामिद का चाल निकालिए। हामिद का चाल, हामिद का चाल क्या हो जाएगा भाई? तो हामिद कितना दूरी तय कर रहा है? तो हामिद जो है 9 किलोमीटर, और कितना टाइमिंग ले रहा है? 1 घंटा कह रहा है ना। दैट मीन्स 9 किलोमीटर बराबर हो गया। हामिद का निकल गया। अख्तर का ये, अख्तर ये कितना दूरी चल रहा है? ये 12 किलोमीटर 1 ही घंटा में, यानी 12 किलोमीटर बराबर हो गया। अब देखो दोनों का क्या निकाले हैं? चाल निकाले हैं। अनुपात पूछ रहा है, तो हामिद का चाल ऊपर और अख्तर का चाल नीचे। इसको कैलकुलेट कर दो। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, अर्थात 3:4। 3:4 कहीं पे है? 3:4 है ऑप्शन बी के पास। ऑप्शन बी के पास 3:4 है। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आइए 107 नंबर हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। ये था हमारा 106।
50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? बहुत अच्छा। देखो 50 से छोटी पूछ रहा है, याद रखना। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं आपको बता दिया गया है। वैसा संख्या जिसका गुणनखंड केवल एक हो या फिर खुद स्वयं हो। तो 50 से छोटी, याद रखिएगा, 50 से छोटी 15 को होता है, ठीक है। और कभी कभी पूछेगा 100 से छोटी या 1 से 100 तक में, है ना। ये जो होता है 25। ये दोनों डाटा को याद कर लो तुम लोग, कभी कभी पूछेगा। और 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो 15 है। 15 को होता है, ठीक है। 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं को यदि हम लोग काउंट करेंगे तो 15 को हमको मिलेगा। और यदि 100 तक काउंट करते हैं तो 25 ठो मिलता है, ठीक है। आगे चलिए। एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर तथा लंबाई 9 सेंटीमीटर है, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए, किसका क्षेत्रफल बोल रहा है जी? हमको क्षेत्रफल बोल रहा है आयताकार गत्ते का। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो आइए, लंबाई कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया है 36 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, 36 दे दिया है, बहुत अच्छा। और लंबाई 9 दिया है, तो आपको चौड़ाई पूछ रहा है क्या होगा। चौड़ाई क्या होगा? तो 9 चौके 36, ये तो सिंपल हो गया। चौड़ाई जो हो गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कहाँ पे है? ऑप्शन बी के पास है। 1 मीटर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 2 मीटर लंबाई वाले कपड़े का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा। 109 नंबर कहता है आपको कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई दे दिया है। लंबाई कितना दिया है? चलिए, लंबाई दिया है, कितना दिया है? 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको पूरा हम कन्वर्ट कर दें तो 1.25 मीटर लिख सकते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। और चौड़ाई क्या दिया है जी? चौड़ाई दिया है, चौड़ाई दिया है 2 मीटर। सॉरी, हम उल्टा लिख दिए हैं, हम उल्टा लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? चलो, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई दिया हुआ। लंबाई अब लिखेंगे, लंबाई अब लिखेंगे। लंबाई क्या दिया है? 2 मीटर। तो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है? 1.25। सॉरी, 1.25 चौड़ाई है, लंबाई कितना है? 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि 2.5 मीटर स्क्वायर। 2.5 है, 2.50 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि 5 मीटर गुना 4 मीटर के भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली 5 वर्गाकार क्यारियां बनाई जाती है, तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सा सवाल है, ध्यान से देखना। 110 नंबर का देख लो, 110 नंबर। 110 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि सबसे पहले भूखंड जो है, यानी कि एक भूखंड है ना, भूमि का खंड। लो, ये भूमि का खंड है, 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। तो इस भूमि का क्षेत्रफल निकालो। इसका जो एरिया होगा, यानी क्षेत्रफल जो होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, दोनों गुना कर दो, 20 मीटर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। अब क्या बोलता है? अब बोलता है कि 1 मीटर भुजा वाली, ध्यान से देखना। अब इसमें हमको क्यारी बनाना है ना, छोटा छोटा। देख लो, ये क्यारी, क्यारी समझते हो ना? खेत वगैरह में जाओगे ना तो देखना, धनिया है, बोलता है एक क्यारी धनिया लगा दिए हैं, एक क्यारी साग को हम लोग बोए हैं, मूली लगाए हैं, है ना। मैंने एक छोटा सा क्षेत्र को वो कवर कर रहा है। तो वो क्षेत्र को जो कवर कर रहा है, तो 1 मीटर भुजा वाली है ना। और 5 को वर्गाकार क्यारी है। कैसा तुम क्यारी बना रहे हो जी? तो वर्गाकार बना रहे हो। तो ध्यान से देखना, हम एक क्यारी का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, याद रखना। एक एक वर्गाकार क्यारियां है ना, एक वर्गाकार
क्यारियां का क्षेत्रफल। ये देखो कैसा क्यारियां है, वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है ना। यहाँ पर भुजा बोल दिया है कि 1 मीटर भुजा वाली है, यानी एक का स्क्वायर कर देंगे, यानी कहने का मतलब एक होगा। लेकिन हमारे पास जो क्यारियां हैं 5 ठो है ना, एक का नहीं 5 है, 5 वर्गाकार क्यारियां का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 5 गुना 1 कर देंगे अर्थात 5 हो गया, 5 मीटर स्क्वायर हो गया। अब बोलता है कि शेष क्षेत्र होता है, तो टोटल जमीन हमारा इतना है, इतना में हम इतना ही क्यारियां बनाए हैं, तो बाकी घटा के बच जाएगा, यानी 20 में से यदि तुम 5 घटा दोगे तब 15 मीटर स्क्वायर जो आएगा, ये शेष जमीन बचा हुआ मेरा है ना, 15 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन भी इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझ में आया, कितना आपके पास जमीन बच रहा है। क्या बोला कि शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो शेष भाग का क्षेत्रफल हमारे पास 15 मीटर स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, पूरे जमीन का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर हो गया, और आपका क्यारियां जो बनी है उसकी क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर है, शेष कितना हो गया 15। अगला, एक समषष्ठभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, षटभुज कहते हैं किसको, षटभुज कहते हैं जिसमें 6 भुजा हो। अब परिमाप किसको बोलते हैं जी, तो परिमाप बोला गया है सभी भुजाओं का योग, है ना। तो षटभुज का परिणाम याद रखिएगा, षटभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 6 गुना भुजा। बोलेगा त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा, चतुर्भुज का परिमाप 4 गुना भुजा, आयत का परिमाप, है ना, तो चारों भुजा का योग। 4 गुना भुजा का मतलब क्या होगा, यदि चारों भुजा बराबर है तब 4 गुना भुजा बोलते हैं। एक्चुअली में ध्यान से देखो, जैसे ये आयत है, तुम लोग यहाँ पर ये ज्यादा पढ़ते हो, इसको लंबाई बोलता है, इसको चौड़ाई बोलता है। ये वर्ग है ना, सब भुजा बराबर होता है, जिसको तुम लोग ए से डिनोट कर देते हो, है ना। हम परिमाप की बात करेंगे तो इसमें तुम क्या बोलते हो, 4 गुना भुजा बोल देते हो। इसमें पूछते हैं तो तुम लोग याद रखते हो फॉर्मूला 2 × L + B याद करते हो ना। एक्चुअली क्या है, सभी भुजा का जोड़ना है। जैसे देखो इसमें तुम जोड़ो ए ए ए, तो ए को तुम 4 बार जोड़ रहा है, ए को कितना बार जोड़ा, 4 बार जोड़ा, इसलिए 4 गुना ए हो गया। इसमें भी जोड़ो एल, यहाँ से चल रहे हैं एल, फिर चल रहे हैं बी, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो एल ही आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो बी ही आएंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो एल एल 2L, अब बी बी 2B, इसलिए 2 × L + B बोलते हैं। तो ये सब तो तुम आकृति समझ चुके हो, देखते हो। अब षटभुज हो गया, पंचभुज हो गया है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सम षटभुज, सम मतलब समान, और षटभुज माने जिसकी 6 भुजा क्या हो, समान हो, उसको हम लोग सम षटभुज बोलते हैं। अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन सम बोल दिया है तभी हम बोलेंगे 6 गुना भुजा। ठीक है, याद रखना परिमाप कितना दिया, 18 दिया है, 6 गुना भुजा करो, 6×18, यानी षटभुज का जो भुजा होगा ना, एक भुजा 3 सेंटीमीटर वाला होगा। ठीक है, 3 है, बिल्कुल है ऑप्शन बी में। अब आ जाओ 112, ये हम लोग 111 सोल्व किए। स्याना 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे 3 चक्कर लगाती है, कुल दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, वर्गाकार पार्क है, कैसा पार्क है जी, तो पार्क हमारा वर्गाकार है, वर्गाकार है। ठीक है, अब परिमाप ध्यान से देखो, वर्गाकार पार्क है, इसका भुजा दिया गया होगा 70 मीटर। बहुत अच्छा, यानी ये भी कितना है 70 मीटर, सभी भुजा 70 मीटर का होगा, वर्गाकार है इसीलिए। अब कहता है इसका किनारे किनारे 3 चक्कर लगाता है ना। ध्यान से देखना, यहाँ से तुम चलना स्टार्ट कर दो, यहाँ चल जाओ, यहाँ चल जाओ, यहाँ फिर पुनः यहीं पर आ जाओगे, तो 1 चक्कर हो जाएगा। कितना चक्कर हो जाएगा, 1 चक्कर। तो 1 चक्कर लगाने में जो दूरी तय करते हैं वो परिमाप हम लोग बोलते हैं। नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्ग का परिमाप, याद रखना क्या होता है, 4 गुने भुजा। समझो पहले, परिमाप कहते हैं किसको, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे यहीं पर हम पहुंच गए, परिमाप हो गया, या 1 चक्कर भी हो गया, बात बराबर हो गया। तो 4 × 70 कर दो, निकल गया। लेकिन हमको बोला कितना चक्कर लगा रहा है, 3 चक्कर लगा रहा है, इसलिए टोटल दूरी, टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 4 × 70 × 3। बात समझ में आ रहा है, 1 चक्कर लगा रहे हैं, परिमाप हो गया,
फिर एक चक्कर लगाओ, फिर परिमाप हो गया, फिर एक चक्कर लगाओ, परिमाप हो गया, यानी परिमाप को 3 बार जोड़ दो या 3 बार गुना कर दो, बात बराबर हो जाएगा, है ना। गुना कर दीजिए, 7 या 21, 21 गुना 4 कर दीजिए, 21 गुना 4, 2184। कितना मीटर, मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है। 840, ऑप्शन सी। उर्मिला का घर स्कूल से 5 किलोमीटर और 350 मीटर दूर है। वह 1 किलोमीटर और 70 मीटर पैदल चलती है। बाकी की दूरी बस से तय करती है, बस द्वारा तय की गई दूरी। ये तो सिंपल है, 113। ध्यान से देखना, अस- घर से, उर्मिला का घर स्कूल से कितना दूरी है जी, 5 किलोमीटर और 350 मीटर। ध्यान से देखना, 5 किलोमीटर, 350 मीटर है। 1 किलोमीटर और 70 मीटर पैदल चलती है वो। देखो टोटल दूरी यही है, लेकिन वो पैदल कितना चल रही है, 1 किलोमीटर, बहुत अच्छा, और 70 मीटर, ठीक है। बाकी दूरी बस से तय करती है। ई है टोटल, ई है पैदल। अब ये दोनों को यदि हम लोग हटा देंगे, है ना, तो बच जाएगा, उसको बस से जाना है, बस वाला पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है। 350 मीटर में 70 मीटर घटा दो तो क्या हो जाएगा, 280 मीटर। यहाँ 5 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर घटा दो तो 4 किलोमीटर। क्या दिक्कत है, ये किससे चला जाएगा, ये बस से, ये बस सेवा है मेरा। 4 किलोमीटर 280 मीटर, है ना, है ऑप्शन में। अच्छा, तो ऑप्शन में ऐसे ना दे करके क्या कर दिया है, टोटल को कन्वर्ट कर दिया है मीटर में, तो किलोमीटर मीटर आप लोग को आता होगा कन्वर्ट करने का, है ना। 4.280 किलोमीटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला सवाल जो है आपका 114। एक डिवाइड, ध्यान से देखना है, एक ये डिवाइड का सिंबल है, एक डिवाइड 0.04, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे 4 बच जाएगा, 25 आएगा आंसर, ऑप्शन डी। आ रहा है समझ में, तो फास्ट जल्दी जल्दी बनाते चलिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा, बहुत सारा मैथमेटिक्स है। 306 और 7 शतांश को दशमलव में लिखिए। अच्छा, 306 तो सबको मालूम है कि 306 वैसे लिखा था, है ना। 115 नंबर क्वेश्चन है, 306 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 7 शतांश, यही इंपॉर्टेंट है, 7 शतांश यानी 7 का 100वां भाग, 7 का 100वां भाग, ठीक है, तो 07। कहाँ पे है, ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है बी के पास है। 306 और उसको 7 शतांश को दशमलव में बदले, हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, इतना को क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ पूछ रहा है आपसे, बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा है। 6.705। अच्छा, अगला है दशमलव 9, दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे 9, फिर 18.09, 18.09, 5, 9, 9 7 16 का 6 हाथ में 1, 8 6 14, 1 15 का 5 हाथ में 1, 1 1 2, 25 दशमलव कहीं पे है, हाँ 25 दशमलव 2 जगह नजर आ गया। 695, 695, 695, ऑप्शन बी। अगला सवाल, आयत की लंबाई। अच्छा ठीक है, आयत की जो लंबाई है वो बता दिया कि चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। यहाँ तो स्पष्ट कह दिया, ये तो बहुत सिंपल सवाल बन गया। लंबाई, लंबाई क्या बोला है, चौड़ाई के 3 गुने से 4 कम है, और चौड़ाई 20 मीटर है, तो चौड़ाई का 3 गुना, चौड़ाई का 3 गुना से 4 मीटर कम है, यही तो लंबाई है, तो 3b-4 है, ऑप्शन बी में है। सरल करना है, 118 को सरल कर दो, 8.1/4 माइनस 2.5/6। इसको हल करने का मतलब क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे ऐड करते हैं, सब लोग जानते हो। 8 चौ
32 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। 6 दूनी 12 प्लस 5 डिवाइड बाई 6 क्या आ जाएगा? तो 32 1 33 डिवाइड बाई 4 अब माइनस 12 5 17 डिवाइड बाई 6। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सही जा रहा है ना? ठीक है, 12 हो गया, 4 तिया 12 यानी कि 33 को तुम 3 से मल्टीप्लाई करो और 6 दिन में 17 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो। 99 में 17 दूनी 34 डिवाइड बाई 12 5 6 12 यानी 65 डिवाइड बाई 12 है। अब तुम देख लो, इसको यदि तुम और डिवाइड करोगे तो 5.5/12 लिखोगे। 12 5 60 और 5 65। तो ऑप्शन कहाँ पे है? बी के पास है। अगला सवाल, योग ज्ञात करना है। सिंपल सिंपल सवाल है। योग का मतलब सबको जोड़ देना है। तो -10 को जोड़ना है 92 में, जोड़ना है 84 में और जोड़ना है 15 में। क्या होगा? यही है ना? सब अलग अलग डाटा लिख दिया गया है। तो देखो ये दोनों माइनस में है, माइनस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये दोनों तो प्लस में है ही है। 4 2 6 9 8 17 माइनस लिखेंगे 15 10 25 यानी इतना से इतना को घटा देंगे, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 151 प्लस में, 151 प्लस में सी नंबर पे है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 16 24 36 से भाग देने पर 7 से बचे। अच्छा, 12 है, 16 है, 24 है, 36 है। छोटी संख्या ज्ञात करें यानी सभी का एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लीजिएगा आप तो 2 से लीजिए 6 8 12 18, फिर 2 से लीजिए 3 4 6 9, फिर 2 से ले लीजिए 3 2 3 9, अब 3 से ले लीजिए 1 2 1 9। यानी आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुना 9, 16 44 है। अच्छा, 144 आ चुका है ना? अब बोलता है कि शेष 7 बचना चाहिए। तो शेष जब 7 बच रहा है तो इसमें शेष में 7 जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 7 4 11 के एक हाथ में 1 और 4 1 5 यानी 151। 151 है, हाँ है, ऑप्शन सी। 144 जो आया ना, तो वो 12 से भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, आपका 16 से भी पूर्णतः डिवाइड होगा, 24 से भी, 36 से भी हो जाएगा। लेकिन बोला है कि शेष बचना चाहिए 7। तो शेष 7 बचने के लिए शेष 7 को हमको क्या करना पड़ेगा? उसमें ऐड करना पड़ेगा। आया समझ में? अगला सवाल, चलिए। आवर में भी कह रहा है आपका 121 -5 प्लस 5 अब प्लस 625 प्लस 5 गुना 5। कुछ ये है क्या? अच्छा, सभी जगह प्लस प्लस है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपका क्वेश्चन सही है यही या फिर कोई दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, प्लस में, हाँ, यहाँ पर डिवाइड है इसीलिए हमको देखना पड़ गया, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। 625 और डिवाइड 5 और गुना 5, हाँ ठीक है। अब देखो, बोर्ड मास तुम लोग पढ़े हो, इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना? ब्रैकेट का, ऑफ का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, है ना? यानी पहले नहीं बोलता है ब्रैकेट है तो नहीं है, तो ऑफ है नहीं है, का है लगा हुआ नहीं है, तो डिवाइड का करना है। तो डिवाइड कहाँ पे है? इन दोनों के बीच डिवाइड था। पहले ये प्रक्रिया कर लीजिए, -5 प्लस 5, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 125 हो जाएगा, ठीक है, गुना 5। ठीक है, अब क्या करता है? मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को तो 625 पुनः आ जाएगा, है ना? ठीक है, अब देखो ये दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर? 625 आ जाएगा। 625 ऑप्शन बी में है। आयत की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है और विकर्ण 20 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखो यही आयत है आपका,
आयत में एक भुजा 16 सेंटीमीटर दे दिया है, और विकर्ण इसको बोलते हैं, ये विकर्ण दे दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बोलता है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल जो आप लोग पढ़े हो, क्षेत्रफल जो पढ़े हो, क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ तो लंबाई 16 मालूम है, चौड़ाई नहीं मालूम है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको यदि कट करके हम लोग अलग देखने का प्रयास करें, है ना, कट करके देखेंगे तो एक देखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, जिसमें इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ये यदि हम लोग निकाल लेते हैं कट करके, यदि हम लोग देखेंगे तो हमको ऐसा नजर आएगा, इसमें ये 20 दिया हुआ है और ये 16 दिया हुआ, तो ये निकाल लेते हैं। ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये कैसे निकलेगा, तो आप लोग पढ़े होंगे कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर पढ़े होंगे। तो कर्ण कितना है, 20 है, 20 का स्क्वायर कर दो। लंबाई कितना, यही तुमको निकालना है। और आधार कितना है, 16 का स्क्वायर है। यानी कि लंबाई का जो स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, रूट अंडर, एक सेकंड एक सेकंड, इसका जो स्क्वायर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 20 स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कर दो, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर वो भी हम लोग ब्रेक करते हैं यदि, तो क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, एक बार जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 36, एक बार घटा देंगे तो 4, है ना, और रूट कर देंगे तो टोटल लंबाई निकल जाएगा। सही है ना, क्या हो जाएगा 144, 12, यानी कि ये वाला जो आ गया 12 आ गया। यानी कि आपको 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्षेत्रफल निकल गया। 16 दूनी 32 का 2 हो जाएगा, हाथ में 3, 16 कम 16 3 19, 192, 192 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है कहीं पे, हाँ, ऑप्शन ए। बात समझ में आया कि क्या करना था, उसमें विकर्ण दे दिया, इसी के वजह से आपको क्षेत्रफल निकालने में एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो है, वर्ग की प्रत्येक भुजा आधी करती जाए तो नया परिमाप क्या होगा, 123 है, वर्ग का परिमाप क्या होता है जी, तो 4 गुना भुजा होता है। यानी भुजा से डायरेक्ट रिलेशन है, भुजा को यदि तुम बढ़ाओगे तो परिमाप भी बढ़ जाएगा, भुजा को घटाओगे तो परिमाप भी घट जाएगा। अब इसको आधा करेगा तो परिमाप भी आधा हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। अगला जो है दशमलव में बदलिए, 124 क्या दशमलव में है, 6.5/9 माइनस 3.2/9, तो 9 6 54, 54, 5, 54 + 5 डिवाइड बाई 9 माइनस 9 × 27 +2 और डिवाइड बाई 9। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, 30/9। जब ये घटाओगे तो 30/9, 3 × 9 10 × 30, 10/3, यानी डिवाइड करोगे 3.33 आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब फास्ट चलेंगे, संख्या बहुत ज़्यादा है। चलिए, 2 पेन + 5 पेंसिल, देखिए 125 नंबर क्वेश्चन जो है वो त्रुटि है, उसको आप लोग सुधार लेंगे। 2 + 5 ही नहीं लिखा हुआ, ठीक है, क्या सुधारना है, 2 पेन या 5 पेंसिल का कीमत है 10 रुपया, याद रखिएगा। अच्छा सवाल था लेकिन मिस प्रिंट हो गया है। आइए, दो पेन, दो पेन या या 5 पेंसिल, 5 पेंसिल, ठीक है, इसका कीमत दे दिया है 10 रुपया। इसका मतलब है यदि हम एक पेन का निकालना चाहेंगे, एक पेन का निकालना चाहेंगे तो 10/2 करेंगे, अर्थात 5 रुपया हो जाएगा। और एक पेंसिल का यदि हम करेंगे, एक पेंसिल का निकालना चाहेंगे क्या कीमत होगा, तो 10/5 करना पड़ेगा, यानी 2 रुपया होगा, यहाँ पर 5 रुपया होगा। अब आपसे पूछता है ना क्या कि 4 पेन और 4 पेंसिल का कीमत क्या होगा, 4 पेन और 4 पेंसिल, यानी इन दोनों को जोड़ना होगा।
सवाल ये था, ठीक है। इसी का पूछ रहा है, 4 गो पेन और 4 गो पेंसिल का कीमत क्या होगा। तो एक पेन का कीमत 5 रुपया, तो 4 × 5 करो, और एक पेंसिल का कीमत 2 रुपया, तो 20 + 8 28 रुपया। टोटल कितना आ जाएगा, 28 रुपया। ऑप्शन कहाँ पे है, बी के पास है। आया समझ में। अगला है कि एक मजदूर 2 दिन में 100 ईंट का निर्माण करता है या ईंट बनाता है, तो 2000 ईंटा कितना दिन में बनाएगा। ये भी सिंपल सा सवाल है। जगह कम है लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इतना में ही आपको समझा दें, इतना काफ़ी है। क्या बोलता है, देखो 2 दिन में 100 ईंट का निर्माण कर रहा है, तो 2000 ईंटा बनाना है ना, तो कितना दिन लगे, ध्यान से देखना। जब 100 ईंट बनाते हो तो कितना टाइमिंग लगता है, 2 दिन लगता है, याद रखो। एक चीज याद रखना, एक एक नियम में एक चीज याद रखो, आपका 2 हाथ है ना, एक लेफ्ट हैंड है, एक राइट हैंड है। तो जो आपको फाइंड आउट करना रहेगा, जो निकालना रहेगा, वो हमेशा राइट हैंड की ओर रखिएगा, याद रखिएगा। निकालना क्या है, इतना ईट कितने दिन में बन जाएंगे, दिन पूछ रहा है, तो दिन को हमेशा राइट हैंड की ओर लिखेंगे। देखना, ये राइट है, ये लेफ्ट है, बीच में खड़ा हो गया है, ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। बात को कैसे पकड़ना, ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेटमेंट वाला को ही लिखना पड़ता है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट से पकड़ेंगे कि क्या हमको लिखना। तो सेकंड स्टेटमेंट यही बोला कि 2000 ईंटें कितने दिन में होंगे। 2000 ईंटा बनाना है ना, तो कितना दिन लगेगा, यानी दिन पूछ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को आप पढ़ना कि 2 दिन में 100 ईंटा, अच्छा, तो ये दिन को हमेशा राइट हैंड की ओर लिखेंगे। हम यहाँ पर ही लिखेंगे कि चूंकि 100 ईंट बनाने में 2 दिन लगता है, तो एक ईंट बनाना है हमको, है ना। तो एक ईंट बनाने में कितना दिन लगेगा, बहुत कम, जल्दी बन जाएगा, है ना। तो जल्दी बन जाएगा, कम समय लगेगा, तो कम समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 2 डिवाइड बाई 100 दिन। एक एक ईंटा बनाना है, ठीक है। लेकिन नहीं, अब पूछा है क्या चीज, कि 2000 ईंटा, एक ईंटा में हम लोग निकाले हैं। अब कहता है 2000, 2000 के लिए 2/100 × 2000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40 दिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। एक एक नियम से बनाना है। यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या विभाज्य होगी। अच्छा, कोई भी संख्या जो है 9 से विभाज्य है, तो विभाज्य का नियम है, यदि कोई भी संख्या हो तो सभी संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं। मान कर चलिए 4 5 6 3 इस तरह से है। अब बोलेगा कि 9 से डिवाइड है, तो उसके लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि सबको जोड़ेंगे, तो इसको इससे जोड़ेंगे, तो 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, यानी इसको टोटल को हम लोग जो है कितना गया, 18। 18 आया, यानी 9 को हम लोग पहाड़ा पढ़ देंगे, या 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 18 आता है, 9 तिया 18, है ना, सॉरी 9 दूनी 18, यानी कि ये संख्या जो हो गया 9 से कट गया। और असल में सभी को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड करके देखना, तो कट गया, तो यानी यह संख्या 9 से कट जाएगा। तो जब 9 से कट जाता है तो वह 3 से भी कट जाएगा, वह 3 से भी कट जाएगा। तो वही क्वेश्चन पहला कर दिया, अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या विभाज्य होगी 9 से भी और 3 से भी। ऑप्शन बी। वर्गाकार खेत का परिमाप 4000 मीटर है, प्रत्येक 4 वर्ग मीटर में 2 पेड़ लगाए जाएं तो कुल कितने पेड़ लगेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। 128 नंबर, 128 नंबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। 128 नंबर क्या बोलता है कि वर्गाकार खेत है, ये आपका वर्गाकार खेत है जी, है ना। इसका परिमाप दिया गया है, परिमाप दिया गया है, कितना दिया गया है, 4000 मीटर दिया। बहुत अच्छा, तो वर्गाकार है, तो वर्गाकार का परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा होता है, यानी 4 से डिवाइड कर दोगे 1000 आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि इसका एक भुजा जो है 1000 मीटर का है। कितना का है, 1000 मीटर का। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, वर्गाकार, है ना, खेत, यही है ना जी। का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल जानते हो भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग है ना, तो भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा इसका कितना आया है, 1000 आया है, तो 1000 का तुम स्क्वायर कर दो, ये क्षेत्रफल हो गया। अब सवाल करता है, ध्यान से देखना, यानी हम कह सकते हैं इतना मीटर स्क्वायर। अब कहता है कि 4 वर्ग मीटर में, यहाँ से सवाल चेंज हो रहा है, 4 वर्ग मीटर में 2 पेड़ लगाए जाते हैं,
तो कुल कितने पेड़ लगेंगे, ध्यान से देखना, यहीं पर समझना है। क्योंकि 4 वर्ग मीटर में कितना पेड़ लग रहा है, 2 पेड़ लगता है। इसीलिए एक एक मीटर स्क्वायर में, 1 वर्ग मीटर में कितना पेड़ लगेगा, 2/4 पेड़ लग जाएंगे। इसीलिए हमारे पास कितना एरिया है, इतना एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। तो कितना पेड़ लगाओगे, अब यहाँ से हम लोग काट देते हैं, 25 × 100, 25 पे 4 0, और उसको 25 को 2 से मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50, अर्थात 50 पे 4 0, इतना पेड़ लग जाएगा। 50 पे 4 0 है कहीं पे, हाँ है, 50 पे 4 0, ऑप्शन डी, इतना पेड़ लग जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अगला सवाल, किसान के खेत का 3/4 भाग बोया गया है, शेष भाग कितना है, 129। खेत है जो, तो पूरा भाग भाग को हम लोग क्या मानेंगे, एक मानेंगे। लेकिन वो बोया है कितना, 3/4 भाग, पूरा यदि खेत है ना तो उसको हम लोग एक मानते हैं, लेकिन बोया है कितना, 3/4। तो शेष क्या बच जाएगा, तो पूरा भाग में से जितना बोया हो उसको घटा दो, 4 - 3/4 अर्थात 1/4। 1/4 भाग जो है खाली है, 130 नंबर आई है। 6 लड़के 20 दिन में कार्य करते हैं, 8 लड़के कितने दिन में करेंगे। अच्छा सिंपल सा सवाल है, 100 लड़का 20 दिन में, तो 8 लड़का कितना दिन में करेगा, ध्यान से देखना। 100 लड़के कितना दिन में करते हैं, 20 दिन में। अब बोलता है 8 लड़का, तो ध्यान से देखना, कोई भी काम है और उसमें 6 लड़का को लगाए हैं तो 20 दिन में कर रहा है। अब हम कहेंगे नहीं, एक ही लड़का को लगाओ, एक ही लड़का को लगाओ तो कितना दिन में करेगा भाई। तो जाहिर सी बात है कि 6 आदमी मिलकर कोई काम कर रहा है तो जल्दी काम हो जाएगा। अब एक ही आदमी पर हम लोग काम करने के लिए दे देंगे तो लेट से ना काम होगा, देरी से ना होगा, बता रहे समझ, जल्दी नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा दिन लग जाएगा। तो ज़्यादा दिन लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ, एक लड़का जो काम करेगा तो क्या करेगा, ज़्यादा समय ले लेगा वो, 20 × 6। इसीलिए हमको क्या है, 8 लड़का लगाना है, 20 × 6 ÷ 8, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 2 × 6 = 5, 8 लड़का को यदि लगाएंगे तो 15 दिन में कर देगा। बात आ रहा समझ में। देखो तुम लोग यहाँ पर क्या कंफ्यूजन करते हो, थोड़ा सा समझ लो, एक एक नियम से बनाते हो मैथमेटिक्स को, जिसको हम लोग एक एक नियम बोलते हैं, है ना। तो जैसे ही ये 6 था, 6 में 20 है, तो एक लड़का आया तो तुमको लगता होगा कि डिवाइड करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समय काम का जो भी मैथमेटिक्स रहेगा, जो भी हिसाब रहेगा, जो भी सवाल रहेगा समय काम वाला में, तो उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ क्या कर दिए हम लोग, 6 लगा था, अब लगा का संख्या घटा दिए, तो काम हमारा क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। आ रहा है समझ में, इस बात को याद रखना है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होता है। किस युग्म का HCF एक होगा, अच्छा HCF एक, तो 5 3 है, इसका HCF होगा नहीं, तो 3 आ जा रहा है ना, ये भी नहीं होगा, 3 15 है, 4 20 ये भी नहीं होगा, 2 5 है, हाँ बिल्कुल सही, ये दोनों अभाज्य संख्या है। ऐसे भी जान लो अभाज्य संख्या का HCF एक होता है ना, तो यहाँ पर वही पूछा कि HCF का मतलब समझ रहे हो ना, महत्तम समवर्तक, तो 2 5 का महत्तम समवर्तक 1 होगा। अगला सवाल जो है, 132 जो है क्रयमूल्य दिया गया है, क्रयमूल्य 110 रुपया, और विक्रय मूल्य 123.20 इतना रुपया है। तो लाभ का दुगना ज्ञात कीजिए। तो लाभ जानते हो ना क्या होता है, प्रॉफिट। लाभ किसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो सबसे पहले इन दोनों को घटा दो, 123 रुपया 20 पैसा में से 110 रुपया घटा दो,
20 पैसा तो रह ही जाएगा, 13 रुपया 20 पैसा है ना। लेकिन ये लाभ हुआ, लेकिन यहाँ पर पूछा है सवाल लाभ का दुगुना पूछ रहा, तो 13 रुपया 2 पैसा ना है जी। अच्छा, जो भी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 26.4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और कोई 13.20 भी लगा देगा, ऑप्शन यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर सवाल कर रहा है लाभ का दुगुना, तो लाभ का दुगुना ये होगा, ठीक है। लाभ का दुगुना पूछा है आपसे, लाभ का दुगुना। लाभ आया उसमें 2 से गुना कर दो, लाभ ये आया उसमें 2 से गुना कर दो। अगला है दोपहर बाद 4:05 को क्या लिखा जाता है? ये तो सिंपल सा सवाल है, एम पी एम का खेला है ना। 4:05 ना, हाँ 4:05 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं पीएम। ऑप्शन कहीं पे है? डी। वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल दिया गया है, सॉरी वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल नहीं, परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, ये वर्गाकार प्लॉट है, इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है, क्षेत्रफल दे दिया है। क्या दे दिया है क्षेत्रफल? 400। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी? भुजा स्क्वायर होता है। अर्थात सिर्फ भुजा निकालना होगा तो क्या करेंगे? 400 पे रूट आ जाएगा, इसको काट छट करो तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यानी भुजा आपका हो गया 20। अब पूछता है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है। 4 को 20 में मल्टीप्लाई करो, 80। यदि मीटर था तो मीटर में होगा, 80 मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल, संख्या इतना में अंक 4 का स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, 135 है। 4 का स्थानीय मान का तो 4 कहाँ कहाँ पे है? तो 4 एक यहाँ पे है, पर 2 2 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 दे दिए पहला 4 का, और दूसरा 4 जो है कितना, दोनों को जोड़ दो। ऑप्शन है 4 पे 000 और 40, ऑप्शन डी। स्थानीय मान है ना, 4 दो जगह आया है था और दोनों का स्थानीय मान निकाल के जोड़ देना है ना। तो एक 4 आया था आपका दहाई अंक पे, और एक आया है इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख वाले टर्म पे, ठीक है। 12 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, तो 12 24 36 48 60, 5 हो गया और सबको जोड़ दो। 12 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5, जोड़ दो सभी को। 8 6 14 4 18 2 20 के जीरो हाथ में 2, 6 2 8 4 12 3 15 2 17 1 18, 180, ऑप्शन बी। 240 मीटर और 270 मीटर लंबे दो ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा के विपरीत दिशा में चल रही है। पार करने में पार करने का समय क्या है? अच्छा, समय पूछ रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात है कि विपरीत दिशा में चल रहा था, विपरीत दिशा में जब चलेगा ना, तो आप देखिएगा, महसूस करिएगा। आप ट्रेन पर बैठ कर जब यात्रा करते होंगे तो विपरीत दिशा में कोई आपका ट्रेन आ रहा है तो देखिएगा कि वो ट्रेन बहुत ज़्यादा स्पीड चल रहा है, ऐसा महसूस होगा। और उस यात्री को आपका ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज जा रहा है, ऐसा महसूस होगा। इस कंडीशन में हम लोग जब विपरीत दिशा में आता है, याद रखिएगा, विपरीत दिशा में जब रहेगा है ना, तब स्पीड को जोड़ देना है, जोड़ देना है, लिख लीजिएगा कहीं पे। अब विपरीत दिशा में नहीं रहेगा तो घटा दीजिएगा, तो जब स्पीड जोड़िएगा तो जोड़ दीजिए। 60 48 को जोड़िए, जोड़ देंगे हम लोग, स्पीड को जोड़ देंगे। चाल बराबर क्या होता है जी? दूरी बटे समय। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर चाल जो है, दोनों का चाल दिया है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रहा है, वो 48 किलोमीटर चल रहा है। 60 + 48 कर देना है,
दोनों जोड़ दिए हैं हम लोग। अच्छा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी याद रखना, 1 मिनट बगल में लिख देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तो चाल हो गया। और दूरी क्या है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई भी जुड़ जाएगा। जब तक दोनों ट्रेन एक दूसरे का पार नहीं कर जाएगा तब तक चलते रहेगा, चलते रहेगा, ठीक है। यानी दोनों के ट्रेन की दूरी भी जुड़ जाएगी। तो दूरी कितना है, 240 मीटर है, 270 मीटर है। 240 और 270, याद रखना यहाँ पर मीटर में है। और डिवाइड बाय समय पूछ रहा है, टाइमिंग पूछ रहा है, टी इज इक्वल टू वाट। तो कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखना कि यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पर इसी में आप लोग फंस जाइएगा। किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, जोड़ दीजिए 8 10। किलोमीटर पर घंटा में हम लोग है तो इसको चेंज कर देंगे। तो आप लोगों को मालूम है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 रख दो, मीटर में आ गया। और 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। यानी ये जो किलोमीटर पर आवर था ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसको जोड़ दीजिए, 0 7 3 10 11 के हाथ में 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, और डिवाइड बाई टी। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 ये भी कट गया। टाइमिंग निकालना था, कितना टाइम लगेगा, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51 गुना 36 और डिवाइड बाई 108। यही है ना। हम्म 9 4 36 हो जाएगा, 4 से ये कट रहा है, 4 दूनी 8, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 1 मिनट, 108 है, 5 दूनी 10, 54, 18, 9 दूनी 18, 27 दूनी 54, 9 तिया 27, 17 तिया 51। काट छट करिएगा ना तो 17 आ जाएगा। तब कट जाएगा तो 17 सेकंड आएगा, ठीक है। आपको हम समझा दिए कैसे करना है ना। दोनों स्पीड को जोड़ देना है, दोनों दूरी को भी जोड़ देना है। किलोमीटर पर घंटा में उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है, टाइमिंग निकाल देना है। तो कितना आ जाएगा, 17 सेकंड आ जाएगा। अगला कहता है कि 15 मिनट को 1 घंटा के भिन्न के रूप में लिखिए। यानी यहाँ पे बन जाएगा, जगह तो मेरे पास कम है लेकिन हम प्रयास करेंगे इतना में बना दें, इतना में बन जाए। ध्यान से देखिएगा, 15 मिनट है, 15 मिनट है। आपको अभी जस्ट बताए थे हम, है ना, कि एक एक घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा में, 1 घंटा में 60 मिनट। तो इसको यदि आप लोग 15 मिनट को कन्वर्ट करिएगा तो 15 डिवाइड बाई 60 कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, 15 चौके 60, 1/4। क्या हो जाएगा, 1/4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला है कि 9 बजे घड़ी के सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो 9 बजाइए, 9 जब बजेगा तो आप अपने घर में देखिएगा, है ना। तो घड़ी कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे 12 बजा हुआ है, 6 बजा हुआ है, यहाँ पे 3 बजा हुआ है, ये 9 बजा हुआ है ना। 9 बजने का मतलब हुआ कि यहाँ पर छोटा सुई रहता है और ये बड़ा सुई रहता है। तो यहाँ पर का कोण पूछ रहा है। तो जैसा ही 9 बजेगा तो 90 डिग्री, 3 भी बजेगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन 6 बजेगा या 12 बजेगा तो आपका 180 डिग्री। तो 9 बजे 90 डिग्री, 9 बज गया जी तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है 140 में आ जाइए, हल करना है। अच्छा, इस हल करने वाला में भी याद रखिएगा कि आपके यहाँ पर मिस्टेक था, 11 है, उसको कट कर दीजिएगा, 6 लिखिएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। क्या है, ध्यान से देखिएगा, 15 है, 15 गुना 108 है, डिवाइड 9 है, माइनस है, करली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाएगा, 80 डिवाइड बाई 16 प्लस फिर 18 डिवाइड बाई 6 गुना 5 माइनस 6। यही आपका सवाल है, इसी को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम कर लेंगे हम लोग। इस ब्रैकेट में डिवाइड यहाँ पर दिया हुआ है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 6 × 18 हो जाएगा।
3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 हो जाएगा, 15 में 6 घटा देंगे, है ना, बाकी सब लिखते चलना है हमको। तो देखो 15 में 6 घट गया, 9 6 15, है ना, 9 आ गया। 9 प्लस यानी पूरा काम हो चुका है ये। 9 + 16 डिवाइड बाई 80, यहाँ से ब्रैकेट था, है ना, माइनस 9 डिवाइड बाई 108 गुना 15। आ रहा समझ में? अब यहाँ से काटो तो 16 × 5 = 80, यानी 5 और 9 को जोड़ दो, 9 5 14, 14 आ गया, तो यानी ये ब्रैकेट वाला भी काम खत्म हो गया। माइनस 9 डिवाइड बाई 108 मल्टीप्लाई 15, है ना, बिल्कुल सही। अब डिवाइड कर दो, 12, 12 बार में कट जाएगा, 15 × 12 - 14, अभी दोनों गुना कर दो, 15 × 12, 15 दूनी 30 का जरूरत में 3, 15 3 18 -14, 180 में 14 घटा दो 20, 166, यही होगा ना। 166 कहाँ पे है? ऑप्शन डी के पास है। यहाँ पे क्या करना था आपको? 6 लिखना था, ठीक है, 6 लिखिएगा। तो फर्स्ट करिए। चलिए अगला सवाल। किसी संख्या के दो भागों का योग 246 है, एक भाग दूसरे का दुगना है, छोटा भाग ज्ञात कीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, 141 नंबर। दो भाग का योग कितना है जी? 246 है। बोलता है एक भाग दूसरे का दुगना है। एक भाग यदि x है तो दूसरा भाग 2x होगा, इसका दुगना हो गया है। कहता है कि छोटा भाग ज्ञात करना है, यानी इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं, इन्हीं दोनों में ना बांटना है, तो x + 2x = 246। 3x = 246, x = 246 डिवाइड बाई 3, यानी कितना आ गया? x का वैल्यू 82। छोटा भाग पूछ रहा है तो 82, अब बड़ा भाग पूछेगा तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर छोटा भाग पूछा है, ऑप्शन बी। अब कहता है पुनः हल करने के लिए, तो हल करने वाला में यहाँ में भी क्वेश्चन में मिस्टेक था, हम बगल में लिख दिए हैं, और इसी का सॉल्यूशन हम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर छूट गया था, कुछ डाटा मिसप्रिंट हुआ है, ये शुद्ध क्वेश्चन ये हो गया। इसका देखिए, आप बॉड मास पढ़े हैं, इसी पे ये सवाल बनेगा, ठीक है। तो ऑफ लगा हुआ, देखो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है, ऑफ यहीं पर है, तो पहले इसका काम करना है। तो 64 + 16 डिवाइड बाई 2 माइनस, है ना। और देखो ऑफ का मतलब होता है गुना, यानी इन दोनों को गुना कर देना, ठीक है, 6 और 7 को। चलो 6 × 7 रहने दो, प्लस 3 × 2, पहला काम कर दिए। अब ये ऑफ खत्म, डिवाइड है, तो डिवाइड इन दोनों के बीच हो जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। 8 दूनी 16, यानी 64 + 8 माइनस, ये दोनों गुना कर दो, 7×6 = 42, 3 दूनी 6। अब जोड़ दो सब, 8 6 14, 14 4 18 का 8 हाथ में, 1 अच्छो 1 7, 78 हो जाएगा, -42, सही है ना। 6 2 8, 4 3 7, 36 आएगा। ऑप्शन 36 एक नंबर पे है, ठीक है। अगला है कि अगला जो क्वेश्चन है 143 नंबर में, ये क्वेश्चन कहता है कि 6 4 3, यहाँ पर स्टार का पॉइंट है, 1 8 7 है, बोलता है कि 9 से विभाज्य है, यह संख्या 9 से विभाज्य है, तो यहाँ पर कौन सा अंक आएगा? तो हम 9 से विभाज्य का रूल बताए हैं कि ये सभी को जोड़ना है। जोड़िए, 6 4 10 3 13, एक 14, 14 8 कितना हो जाए? 14 6 20 2 28, 28 और 30, 5 35, सबको जोड़ रहे हैं तो 35 आ रहा है। यानी यहाँ पर और क्या हम रखें कि पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए? अभी 35 आया है जोड़ने के बाद। जोड़ो तो, 8 8 8 16 हो जाएगा, 16 4 20,
20 अच्छो 26, 27, 28, 29, 29 से आ रहा, सॉरी 29 जोड़ने के बाद क्या आ रहा, इस सभी डिजिट को जोड़ देंगे हम लोग तो 29 आ रहा, ठीक है। अब ये स्टार के सामने क्या आएगा कि 9 से डिवाइड हो जाए। ध्यान से देखना 29 है, 29 में यदि तुम 9 जोड़ देते हो, है ना, 9 जोड़ देते हो तो 9 9 18 का 8 हाथ में 1 हो जाएगा 38, 9 से नहीं डिवाइड है। 7 जोड़ दो तो यदि तुम 7 जोड़ते हो, 9 7 16 के 6 हाथ में 1 हो जाएगा 36, 9 से तो बिल्कुल कट ही जा रहा है ना, 9 चौ 36 होता है ना, यानी 7 आ जाएगा ऑप्शन। अब आ जाओ 144। आयत का परिमाप दिया गया, लंबाई दिया गया, चौड़ाई निकालना है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। परिमाप दिया गया है 98.20 मीटर में है। 2 इंटू लंबाई दिया गया 32.8, चौड़ाई पूछ रहा है। फार्मूला लगा दीजिए, सब बन जाएगा। ये 2 से पहले इसको डिवाइड कर दो, 32.8 इंटू को घटा दो 4.1 माइनस 32.8 इज इक्वल टू बी, यानी 49.1 है और 32.8 है, घटा देना है। 11 में से 8 चला जाएगा 3, 6 2 8, 1, 16.3 बचेगा। 16.3 है, सी के पास है 16.3। 16.3 कहाँ पे है, सी के पास है। सबसे छोटी 3 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी है, बहुत अच्छा। अभाज्य संख्या तो अभी हम लोग पढ़ लिए, वैसा संख्या जिसका गुणनखंड है ना स्वयं हो या फिर एक हो, लेकिन 3 अंकों वाला पूछ रहा है। तो 3 अंकों वाला ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और सारे का सारे अभाज्य संख्या नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे छोटा ये होगा। तो 101, 101 सबसे छोटा अभाज्य संख्या, ठीक है। दी गई आकृति में ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये आकृति है, ए का मान ज्ञात करना है ना। तो आप जानते हैं कि ये जो है एक सरल रेखा जो है 180 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब हो गया कि ए प्लस 120 इज इक्वल टू 180, यानी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 120 अर्थात 60 डिग्री। यानी 60 जैसे यहाँ पर रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, 60 डिग्री यहाँ पे। एक त्रिभुज के दो कोण दिया गया है 90 डिग्री और 30 डिग्री, तीसरा कोण पूछ रहा है। तो कोई भी त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 गो शीर्ष होता है, 3 गो कोण होता है ना, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। तीनों कोण को हम लोग जोड़ते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको दिया गया है दो कोण, है ना। मान के चलो कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर दे दिया है एक कोण 90 डिग्री, एक कोण दे दिया है 30 डिग्री, और तीसरा कोण क्या हमको नहीं मालूम है। कोण सी निकालना है तो 180 में से इसको घटा दो, 120 को घटा दो, क्या बचेगा 60 डिग्री। ऑप्शन में 60 डिग्री है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 16 गुना है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 148 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 16 गुना, माने एक संख्या यदि x है तो दूसरा जो है ना 16 गुना x है। अब कहता है दोनों का गुणनफल जो है वो है, तो गुणनफल का मतलब होता है गुना करना। 16x को गुना कर दीजिए x में, है ना, दोनों संख्या गुना कर दिए हैं जो 1296 आ गया है। अब देखो तो 16 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1296 डिवाइड बाई 16, 4 × 4 = 16 हो गया, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 8 × 4 = 32, 4 × 4 यानी x इज इक्वल टू √81 अर्थात 9। कितना आ गया एक संख्या 9 आ गया। तो तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या हो जाएगा 9। यही पूछता कि बड़ी संख्या बता दो। देखो छोटी संख्या क्या हो गया ये 9, अब बड़ी संख्या पूछता तो उसमें 16 से गुना करना पड़ता, 144 हो जाता। अगला सवाल, अगला सवाल जो 36 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। 149 वर्ग का परिमाप
वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है। 4 गुना भुजा होता है। 4 गुना भुजा कितना दिया गया है? 36। 36 से 144 है। 144 है। अब कहता है 9999 का उत्तरवर्ती यानी सक्सेसर कौन होगा? अच्छा, आपके पास जो लास्ट सवाल है, 150 नंबर का जो सवाल है, अच्छा सवाल है। 99999 पाँच ठो है जी। 3 2 5, हाँ। अब कहता है इसका सक्सेसर बताइए क्या होगा। सक्सेसर का मतलब जस्ट इसके आगे, तो एक इसमें जोड़ देना है। जस्ट आगे एक जोड़िएगा। 9 1 10 का जीरो हाथ में एक हो जाएगा। 9 1 10 का जीरो हाथ में एक। 9 1 10 का जीरो हाथ में एक। 9 1 10 का जीरो हाथ में एक। 9 1 10 का 10, यानी ये हो जाएगा 2 2 4 1 5 है। 3 2 5, यानी सक्सेसर इसका ये है, बी नंबर। इस प्रकार से आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। टाइमिंग भी लग गया है क्योंकि मैथमेटिक्स था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सॉल्यूशन सही मिल गया होगा। और यदि इसमें कुछ आपको नज़र आए गलती का, कुछ नज़र आए सुझाव देने का, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिएगा ज़रूर। और सभी लोग इस आंसर को मिला लीजिएगा, कुछ सीख भी लीजिएगा। मैथमेटिक्स जहाँ पर हम लोग सोल्व किए हैं वहाँ पर देखेंगे आप लोग, मैथमेटिक्स सोल्व करने में टाइम ज़्यादा लग ही जाता, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। अगले वीडियो में आपको हम 7 का सॉल्यूशन देंगे। और सॉल्यूशन लेट मिलने का कारण तकनीकी प्रॉब्लम है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी शिक्षक लोग, अभिभावक लोग और बच्चे क्षमा करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। सभी को थैंक यू। जय हिंद।